हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम दृष्टि आईएएस का एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो मॉडल पेपर क्रिएट किए गए उसका तीसरा टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, FLT 3 है। FLT 3 फुल लेंथ टेस्ट है, तीसरे नंबर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। 2 वीडियोस बना दी है। FLT 1 एंड 2 कंप्लीट हो गए, ये हमारा तीसरा है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ। ठीक है, लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है। किताब का नाम दिया है, एक बुक है, क्या नाम है उसका, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। कौन इसके राइटर, इसके राइटर है मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो उनकी किताब का नाम क्या है, मोहम्मद हामिद अंसारी जी की किताब का नाम है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आईसीसी अभी क्या करने लग गया है, महीने में मंथली कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, तो साल का भी देता है, 10 सालों का डिकेट का भी देता है, ईयरली भी देता है। तो अभी मंथली कौन अच्छा परफॉर्म करता है वह अवार्ड भी शुरू किया है। तो ऋषभ पंत का अच्छा परफॉर्म चल रहा था, तो उस समय जनवरी 2021 में ऋषभ पंत को दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले से किया गया, ग्वालियर से। ठीक है, ग्वालियर से शुरू किया गया मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का प्रारंभ ग्वालियर से। अगला प्रश्न है हमारा, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 के फाइनल में किसे हराकर तमिलनाडु ने यह खिताब अपने नाम किया। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि T20 ट्रॉफी होती है, घरेलू सीरीज़ होती है, डोमेस्टिक सीरीज़ है क्रिकेट की, 2020-21 में तमिलनाडु ने किसे हराकर खिताब जीता। तो इसका राइट आंसर है बड़ौदा को। ठीक है, बड़ौदा को तमिलनाडु ने हराया सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 की। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के एक मॉडल का उद्घाटन किया था। कौन से शहर में किया था, नई दिल्ली में। ठीक है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का एक मॉडल का उद्घाटन किया है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, हाल ही में किसने इजराइल के पीएम के यानी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इसका राइट आंसर है नप्ताली बेनेट। ठीक है, नप्ताली बेनेट ने शपथ ली है। और उससे पहले कौन थे, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू को हराकर नप्ताली बेनेट ने पीएम की शपथ ली है इजराइल के। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, इसके स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ठीक है, इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। तो इन राज्य अलग अलग, यहाँ महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, तो इन राज्यों में इनके अलग अलग नाम हैं। तो कौन से राज्य का नाम गलत है, जो कि सह्याद्री को इस राज्य में जाना जाता है, महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, सह्याद्री, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। कर्नाटक में अन्नामलाई, कर्नाटक में अन्नामलाई नहीं कहा जाता है। ठीक है, अन्नामलाई वैसे तमिलनाडु में ही आता है, तो कर्नाटक में, तो हमारा ये जो ऑप्शन है वो कर्नाटक में अन्नामलाई नहीं कहा जाता है। बाकी केरल में कार्डमम। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ियाँ जो कहते हैं, जिसे कार्डमम को हिंदी में इलायची कहते हैं, की पहाड़ियाँ, या फिर कार्डमम की पहाड़ियाँ, जबकि सबसे दक्षिण में भारत की पर्वतीय श्रृंखला है। ठीक है, कार्डमम कभी आ भी सकता है। तो केरल में सह्याद्री को यानी पश्चिमी घाट को कार्डमम या इलायची कहा जाता है। और तब नीलगिरी, ठीक है, तमिलनाडु में नीलगिरी, अन्नामलाई भी तमिलनाडु में ही है। तो कर्नाटक का जो ऑप्शन है वह रॉन्ग है। अगला क्या है प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
ठीक है, कौन सी नदी के संबंध में कौन सा दर्रा जुड़ा है, ठीक है। तो ये नदियाँ इन दर्रों से जाती है, तो कौन सा सही है ऑप्शन हमें देखना है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से होकर जाती है, राइट है। व्यास नदी बारालाचा दर्रा से, रॉन्ग, ठीक है। और सतलुज है सिपकेला दर्रा से जाती है। तो हमारा 1 और 3 है, ठीक है। ऑप्शन जो होगा आंसर क्या है, हाँ ठीक है, इसी हमारा आंसर है 1 और 3, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं क्या है नदियों के नाम। रावी नदी रोहतांग दर्रे से होकर जाती है। देन सतलुज सिपकेला दर्रे से होकर जाता है, ठीक है। व्यास का जो संबंध है बारालाचा दर्रे से नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, ठीक है। भारतीय मानसून को कौन सा कारक प्रभावित करता है। मानसूनी हवाएं आती है इंडिया में जो बारिश करती है, अभी जैसे अभी बारिश चल रही है, सॉरी ये मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये जैसे दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून आता है, ठीक है। एक तो अरब सागर की तरफ मुड़ जाता है और दूसरा जो है वो बंगाल की खाड़ी तरफ मुड़ जाता है, दोनों शाखाओं में वितरित हो जाता है, ठीक है। यहाँ की नमी लेकर फिर इंडिया में बारिश करता है जून और जुलाई के महीने में। तो इस मानसून को इन ऑप्शंस में से कौन प्रभावित करता है। अल नीनो, ठीक है, अल नीनो करता है। पश्चिमी जेट धाराएं, ठीक है, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम भी करती है, तिब्बत का पठार भी करता है, ठीक है। तो ऑल अबाउट, ठीक है, सभी मानसून को प्रभावित करते हैं। एल नीनो क्या है, एल नीनो एक पेरू जो कि दक्षिण अमेरिका में एक देश है, ठीक है, पेरू। तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, तो वहाँ पर गर्म धाराएं चलती है, जलधाराएं, ठीक है, जलधारा गर्म चलती है, उसकी वजह से एल नीनो, उसे एल नीनो कहते हैं, ठीक है। तो वो भारत के मानसून को प्रभावित करता है। अगर उसका प्रभाव ज़्यादा होगा तो भारत में मानसून कमज़ोर हो जाएगा, और एल नीनो का प्रभाव कम होगा तो भारत का मानसून है संतुलित रहेगा, ठीक है। तो ये सभी है एल नीनो, पश्चिमी जेट धाराएं, तिब्बत का पठार, सभी भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अगला क्या है हमारा, प्रमुख बांध दिए हुए हैं, फिर कौन सा राज्य है, किस स्टेट से रिलेटेड है, कौन से बांध, ठीक है। तो देखते हैं चेरुथोनी बांध, ठीक है, चेरुथोनी बांध कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है, चेरुथोनी बांध केरल में है। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में। देन कृष्णराज सागर कहाँ पर है, कर्नाटक में। और मैत्तूर बांध है तमिलनाडु में, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, चेरुथोनी बांध कहाँ पर है, केरल में। इंदिरा सागर बांध है मध्य प्रदेश में। कृष्णराज है कर्नाटक में। और है मैत्तूर बांध तमिलनाडु में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा 4132, जो कि ABCD को रिलेट करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर उद्योग दिए हुए हैं, 11वें प्रश्न है, उद्योग और उनकी अवस्थिति कहाँ पर है, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज है, तो कहाँ पर ये स्थित है। रेलवे उपस्कर, ठीक है, रेलवे उपस्कर यानी रेलवे स्लीपर का वो बोल रहा है, रेलवे उपस्कर यानी रेलवे उपस्कर रेलवे स्लीपर, उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है। तो रेलवे उपस्कर का कारखाना भिलाई में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ भिलाई में है रेलवे उपस्कर का। मोटर वाहन जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देन पोत निर्माण, ठीक है, पोत जो कि जहाज से संबंधित होते हैं, उस पोत के निर्माण के कारखाने कहाँ पर है, कोची में, ठीक है, कोची। और साइकिल, ठीक है, साइकिल कहाँ पर इंडस्ट्रीज है, लुधियाना में, ठीक है, लुधियाना में साइकिल्स काफ़ी बनती है, पंजाब में। तो रेलवे उपस्कर हो गया हमारा भिलाई यानी छत्तीसगढ़ में। मोटर वाहन जबलपुर में, MP में। और पोत निर्माण है कोची। देन साइकिल है लुधियाना में। तो हमारा ए सही आंसर है, ठीक है, ए। अगला प्रश्न है, पिट्टी द्वीप, ठीक है, पिट्टी द्वीप
जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है, जहाँ मनुष्य का हैबिटेट नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, भारत में कहाँ स्थित है? पिट्टी द्वीप है, जहाँ पर मनुष्य का आवास नहीं है, वहाँ लोग नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, बर्ड सेंचुरी है, तो वह कहाँ पर अवस्थित है? लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ पर क्या है? एक पिट्टी द्वीप है। वैसे लक्षद्वीप में तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ तो लोग रहते हैं। यहाँ पर एक है पिट्टी द्वीप, जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, और यहाँ पर एक है बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो लक्षद्वीप में है पिट्टी द्वीप। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसके परिणाम होंगे। ठीक है, यदि पृथ्वी घूमे ही नहीं तो इसके क्या परिणाम होंगे? क्या परिणाम हो सकते हैं इसके? सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। दिन और रात्रि चक्र नहीं होगा। ठीक है, डे एंड नाइट का साइकिल नहीं होगा। केवल एक ऋतु होगी। एक ऋतु कैसे होगी? ऋतु ही नहीं होगी कोई, जब पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो हमारा सही आंसर है ए और बी। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात्रि चक्र नहीं होगा। ठीक है, अभी पृथ्वी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो उससे क्या आधे आधे हिस्से में रात हो जाती है और आधे हिस्से में दिन हो जाता है। तो इस वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त होता है और दिन रात होते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी घूमे ही नहीं, वैसी की वैसी रहे, तो पहले से जैसे अगर सूर्य के हिस्से में तो दिन ही होगा, सिर्फ दिन होगा कंटिन्यूसली। ठीक है, शाश्वत यानी पूरे समय जो सूर्य ही रहेगा या फिर रात ही रहेगी, ऐसा वहाँ कोई चक्र नहीं रहेगा और सूर्यास्त और सूर्योदय नहीं रहेगा। तो डी है सही हमारा आंसर। अगला हमारा प्रश्न है भूकंपीय तरंगों से। ठीक है, अर्थक्वेक वेव्स से रिलेटेड है। भूकंपीय तरंगों के संचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, भूकंप की तरंगों के संबंध में कौन सा सही है? पी तरंगों से पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन व फैलाव उत्पन्न होता है। ठीक है, पी तरंगों के प्रवाह से क्या पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में यानी चट्टानों में संकुचन व फैलाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह राइट है ऑप्शन। फिर बी क्या है? एस तरंगे जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनती है। ठीक है, एस तरंगे, पी तरंगे मतलब प्राइमरी वेव और एस तरंगे सेकेंडरी वेव। तो एस तरंगे जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है, राइट है। एल तरंगों को धरातलीय तरंगे कहा जाता है। ठीक है, धरातलीय तरंगे। एल तरंग का मतलब होता है लैंड। ठीक है, लैंड वेव कह सकते हैं या फिर लव वेव कहते हैं। ठीक है, ये वो वाला लव नहीं है, इसको जो फाइंड करने वाले खोजने वाले हैं उनका नाम था लव, तो उनके नाम पर एल यानी लव वेव रखा गया। तो इसको लैंड या फिर लव वेव या सरफेस वेव भी कहते हैं। तो इसको धरातलीय तरंगे कहा जाता है। हमारे सभी कथन राइट है, तो ऑप्शन डी है इसका राइट। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई। ठीक है, सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? ठीक है, पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटा गया है, बीच में विषुवत रेखा है बीच में, और यह साउथ है, नॉर्थ है। तो हम यहाँ प्रश्न में उत्तरी गोलार्ध में पूछा हुआ है, तो यहाँ कब सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में? 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को। ऐसे आप रिमेंबर भी कर सकते हैं कि 22 दिसंबर का महीना है। इंडिया में क्या होता है, दिसंबर में ठंड लगती है। ठीक है, प्रचंड ठंड प्रारंभ हो जाती है, तो उस ठंड में दिन की लंबाई कम होती है और रात्रि की लंबाई ज़्यादा होती है। तो दिन सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है अपने को, और घास का प्रकार दिया है। ठीक है, ग्रासेस है और उसके कंट्री से कौन सी घास कौन से देश से रिलेटेड है। तो लानोज। ठीक है, लानोज किससे रिलेटेड है? लानोज रिलेटेड है वेनेजुएला से। ठीक है, लानोज वेनेजुएला में पाई जाती है, दक्षिण अमेरिकी देश। प्रेयरीज यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, प्रेयरीज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में। पंपाज कहाँ पाए जाते हैं?
पंपास पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में, यह भी दक्षिण अमेरिकी देश है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है राइट आंसर? लानोस वो A2, देन प्रेयरिस USA B3, पंपास अर्जेंटीना C4, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया 1। ठीक है, तो हमारा आंसर है डी। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कौन कौन सी घास कहाँ पाई जाती है। लानोस पाई जाती है वेनेजुएला में, देन प्रेयरिस USA में, पंपास अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिब्रो का संबंध किस खेल से है? ठीक है, लिब्रो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है गेम की, स्पोर्ट की। तो कौन से स्पोर्ट से, कौन से खेल से रिलेटेड है लिब्रो है वॉलीबॉल से। ठीक है, वॉलीबॉल से रिलेटेड है लिब्रो। क्रिकेट में तो हमने नहीं सुना इसका लिब्रो जैसा कुछ होता है, लेकिन वॉलीबॉल का है, वॉलीबॉल का लिब्रो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है निम्न में से? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। यह एक दिशात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा नष्ट होने से बचाने में मदद करता है। ठीक है, जो एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह है वह क्या करता है? पारिस्थितिकी तंत्र को यानी इकोसिस्टम को अपने अस्तित्व को बनाए रखने या नष्ट होने से मदद करता है। ठीक है, तो इसका एक ही आंसर है, राइट है। तो हमें एक आंसर मिल ही गया, तो आगे क्यों बढ़े। ठीक है, अगला कौन सा प्रश्न है? सर्वप्रथम EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किस चुनाव में किया गया? ठीक है, सर्वप्रथम EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग यूज़ कब किया गया था? 1982 में। ठीक है, 1982 में किया गया था पारूर, जो कि केरल में है, पारूर केरल में विधानसभा उपचुनाव में। ठीक है, 1982 में पारूर केरल के पारूर में विधानसभा के उपचुनाव में EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया है। वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसके बारे में जो पॉलिटिशियन या पार्टी हारती है तो कहते हैं कि यह फर्जी है, इसको हैक कर लिया गया है। ठीक है, कांग्रेस हारे तो कांग्रेस कहती है, BJP हारे तो BJP, बसपा हारे तो बसपा। मतलब EVM को दोष देते हैं जो हारते हैं वो, और जो जीत जाते हैं वो चुप रहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया निम्न में से किन वायुमंडलीय गैसों को ध्यान में रखा जाता है? ठीक है, इंडिया में, भारत के देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में, आकलन करने के लिए, असेसमेंट के लिए तो किन वायुमंडलीय गैसों को ध्यान में रखा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, इसका भी ध्यान रखा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O का भी, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, H2O का भी, तो सभी आ जाएंगे। ठीक है, जो वायुमंडलीय गैस है इनका वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स के निर्धारण में, आकलन करने में इनका प्रयोग किया जाता है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, देन सभी है सी। अगला प्रश्न क्या है, वे प्रजातियां जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया, ठीक है, वे प्रजातियां, वे स्पीसीज जिन्हें यदि संरक्षित यानी कंजर्व, प्रोटेक्ट नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN, ठीक है, IUCN ने इस प्रकार के पौधों और जंतुओं की प्रजातियों को किस वर्ग में रखा है? एक बार और पढ़ देता हूँ, लंबा है प्रश्न। वे प्रजातियां जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। तो IUCN है, IUCN क्या है? प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उसने पौधों और जंतुओं की प्रजातियों को किस वर्ग में रखा है इस प्रकार के? तो किन वर्ग में रखा है? सुभेद्य प्रजातियों में, ठीक है, वल्नरेबल स्पीसीज में रखा है। ठीक है, इनके संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए
तो उनको हानि पहुंचाने वाले कारक अगर जारी रहे तो उनके विलुप्त होने का खतरा रहेगा। तो उन जातियों को, उन प्रजातियों को, स्पीसीज को किस कैटेगरी में रखा गया है? सुभेद्य प्रजातियां यानी वल्नरेबल स्पीसीज। 20 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में इसको दूसरे अन्य नाम से भी जाना जाता है, शायद बोरीवली ऐसा कुछ नाम है। तो महाराष्ट्र में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे, ठीक है। जैसे कोई हम कभी गलती कर बैठते कि पहले अध्यक्ष कौन थे, भारतीय पढ़ना छोड़ दे, तो उसको क्या गलत लगा सकते ना, तो ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के यानी यूपीएससी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे, फर्स्ट इंडियन चेयरमैन कौन थे? एच.के. कृपलानी, ठीक है। एच.के. कृपलानी थे प्रथम भारतीय अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के। और ऐसे ही पहले अध्यक्ष कौन थे? रोस बारकर, ठीक है, रोस बारकर थे, लेकिन सबसे पहले भारतीय थे एच.के. कृपलानी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संगठन है, ठीक है। 315वें आर्टिकल अनुच्छेद 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दिया हुआ है, तो यह क्या है? संवैधानिक आयोग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, ठीक है। तो 20 सही आंसर है इसका। अध्यक्ष की भी यही आयु रहती है और उसके सदस्यों की भी कितनी? 3 वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु पूर्ण कर लेने तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन था? ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन था? राइट है, शांता सिन्हा। शांता सिन्हा थे। और अभी वर्तमान कौन है? प्रियंक कानूनगो है। प्रियंक कानूनगो वर्तमान में है और सबसे पहले शांता सिन्हा। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है? मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है? सिविल कोर्ट की, एज अ सिविल कोर्ट वर्क करेगा, सिविल न्यायालय की। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया? ठीक है, SC/ST आयोग पहले एक ही थे, ठीक है, बाद में उन्हें पृथक किया गया, उन्हें अलग आयोग बनाया गया। कौन से अधिनियम में, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 89 में, ठीक है, 89 नंबर के संविधान संशोधन द्वारा ST/SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के पृथक आयोग बनाने की घोषणा की गई, ठीक है, 89वें। और 61वें संविधान संशोधन का क्या मतलब है? ये 61वां संविधान संशोधन लाया गया था उम्र, ठीक है, उम्र जो वोटिंग एज है, मतदान करने की एज 21 से 28 वर्ष की गई, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन रिलेटेड है दल बदल के कानून से संबंधित, ठीक है। और 42वां है संविधान की लघु समीक्षा, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसे 1976 में लाया गया था। अगला प्रश्न है, पहला डेस्कटॉप हाइब्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम है, ठीक है, पहला डेस्कटॉप हाइब्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम है HYCOMP 250, ठीक है, HYCOM 250 यानी HYCOMP 250 250 है पहला डेस्कटॉप हाइब्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का नवोन्मेषी अंग माना जाता है? ठीक है, एक इनोवेटिव पार्ट माना जाता है
ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का प्रगति को, ठीक है, प्रगति ऐप है, ठीक है, प्रगति ऐप को भीम ऐप भी एक प्रगतिशील ही माना जाएगा, नवोन्मेषी अंग, लेकिन यह सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो उमंग ऐप है, यह प्रगति ऐप है जो कि ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का एक इनोवेटिव या नवोन्मेषी अंग माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शंस क्या है, गूगल, बिंग, याहू, ठीक है। तो गूगल करते हैं हम लोग, गूगल का ही यूज़ करते हैं डेली। बिंग है माइक्रोसॉफ्ट का, यह भी एक सर्च इंजन है। याहू, ठीक है, याहू भी एक सर्च इंजन है। फायरवॉल सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, फायरवॉल एक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो बाकी गूगल, याहू और बिंग है। और दूसरे सर्च इंजन भी जैसे बाइडू है चाइना का, और डक गो नाम से एक और है सर्च इंजन, इस तरह से। अगला प्रश्न है, एक संगठन की वेबसाइट में .com है, ठीक है, एक संगठन की वेबसाइट में जैसे www.rajesh.com, तो इसमें कॉम का मतलब क्या होता है, कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल यानी वाणिज्यिक होता है। यहाँ अगर अलग अलग देशों के नाम से भी होता है उसका एड्रेस की, कॉम से कमर्शियल, ऑर्ग से ऑर्गेनाइजेशन, यूएस से अमेरिका, और यूके से हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, पीके से पाकिस्तान, आईएन से इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया एयूएस, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ इस प्रश्न का क्या है, कॉम से मतलब है कमर्शियल, वाणिज्यिक। अगला प्रश्न है, धोखे से शादी कर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने हेतु कानून बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है, ठीक है। धोखे से शादी कर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने हेतु कानून बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य है, और पहला राज्य कौन है, पहला राज्य है शायद गुजरात है, ठीक है, गुजरात, और दूसरा है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 पारित हुआ। इस विधेयक के तहत गर्भपात की अधिकतम समय सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितनी की गई है, ठीक है। क्या आया प्रावधान है, हाल ही में संसद में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 पारित हुआ। इस विधेयक के तहत गर्भपात की अधिकतम समय सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितनी की गई है, 24 हफ्ते, ठीक है, 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम आदि मानव का अवशेष कहाँ से मिला है, ठीक है, भारत के प्राचीनतम आदि मानव का अवशेष मिला है हथनोरा, ठीक है, हथनोरा मध्य प्रदेश के सागर जिले में, हथनोरा में, सागर जिले, या फिर एग्जैक्ट रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, या होशंगाबाद, लेकिन हथनोरा में ही मिला है, ठीक है, एग्जैक्ट मध्य प्रदेश में ही है। और आदमगढ़ में तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, खेती के, पशुपालन के, तो हमारा हथनोरा है जहाँ पर आदि मानव का अवशेष मिला है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण संस्कृति की धरोहर के लिए समृद्ध प्रदेश है, ठीक है, कैल्कोलिथिक या चेल्कोलिथिक कल्चर की धरोहर के लिए समृद्ध प्रदेश है मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, ठीक है। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर ताम्रपाषाण संस्कृति, यानी जो संस्कृति तांबे के औजार या तांबे की वस्तुएं प्रयोग करती थी, तो इसे ताम्रपाषाण संस्कृति कहा गया। तो यह कौन से प्रदेश से संबंधित है, तो मालवा के प्रदेश में, मालवा प्रदेश में जैसे उज्जैन में है कायथा, एरन, नावदा टोली, इस तरह की जगह है, वहाँ पर ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंबद्ध है, ठीक है, कौन बेमेल है, कौन मैचिंग नहीं है। तो क्या धापटी नृत्य कोरकू से रिलेटेड है, ठीक है, धापटी नृत्य है कोरकू से। देन विल्मा बेगा जनजाति से। लहंगी नृत्य कोल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, सी हमारा है बेमेल। बाकी जो मेल है सही सुमेलित है। भड़म नृत्य है भारिया से, विल्मा बेगा जनजाति से। देन थापटी नृत्य कोरकू से रिलेटेड है। अगला प्रश्न क्या है, मंडीद्वीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में आता है, ठीक है, मंडीद्वीप इंडस्ट्रियल जोन किस जिले में आता है, मध्य प्रदेश के रायसेन में, ठीक है, रायसेन में है मंडीद्वीप।
औद्योगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रतलाम। ठीक है, मध्य प्रदेश का रतलाम जिला अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 2 है मध्य प्रदेश में, तो कौन से जगह पर है? ओंकारेश्वर और उज्जैन। ठीक, डी आंसर है, ओंकारेश्वर और उज्जैन में अवस्थित है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मध्य प्रदेश का कितना सेक्स रेशो कितना है? 931 लड़कियां 1000 बच्चों को। ठीक है, 931 लड़कियां 1000 लड़कों का। ठीक है, अगला प्रश्न है, कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी रचना है बाणभट्ट की। ठीक है, बाणभट्ट राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है, कादम्बरी लिखी इन्होंने, हर्षचरित लिखा और तो है बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, बाबा गरीबनाथ मेला किस जिले में लगता है? बाबा गरीबनाथ मेला शाजापुर ज़िले में लगता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले में लगता है बाबा गरीबनाथ मेला। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है, फोक डांस है राई। ठीक है, राई है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है राई, और बुंदेलखंड का यह पारंपरिक लोक नृत्य ट्रेडिशनल फोक डांस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बल का एसआई मात्रक कौन सा है? ठीक है, फोर्स का एसआई मात्रक कौन सा इनमें से? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सेकंड्स को ऊपर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो S-2 इस तरह से। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बल का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न है, चश्मा बनाने में प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशीय कांच किससे बनता है? ठीक है, जिनकी आंखें थोड़ी कमज़ोर हो जाती है वह चश्मा लगाते हैं, तो वो किस कांच से, कौन से प्रकाशीय कांच से बना होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्लिंट कांच। ठीक है, फ्लिंट कांच से बना होता है चश्मा। अगला प्रश्न है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? यह क्या काम करता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। ठीक है, न्यूट्रॉन जिसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, फास्ट होती है, तो उनकी गति को कम करता है भारी जल। ठीक है, भारी जल मंदक का कूलर का काम करता है न्यूट्रॉन की गति को कम करने में। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaHCO3। NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, यानी NaHCO3 है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? ठीक है, इन जीवों में से कौन सा अलग सेपरेट है? सी सेट का जैसा प्रश्न दे दिया उन्होंने। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू या फिर मकड़ी। तो इसका राइट आंसर है केकड़ा। ठीक है, केकड़ा इनसे बरूथी से, बिच्छू से, मकड़ी से डिफरेंट है। इन 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 जीवों के वर्ग का नहीं है, बरूथी, मकड़ी, बिच्छू से केकड़ा पृथक है। अगला प्रश्न है, डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहा जाता है? ठीक है, डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है डीएनए की उप इकाइयों को। अगला प्रश्न है, सूची सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। ठीक है, आविष्कारक है यहाँ पर, आविष्कारक और आविष्कार है। ठीक है, पहले आविष्कार है, बाकी उसके आविष्कार करता है, तो हमें सही मिलान करना है। किण्वन यानी फर्मेंटेशन का आविष्कार किसने किया था?
लुई पास्चर ने, ठीक है। किण्वन और उसके आविष करता है लुई पास्चर जो वही जो किण्वन मतलब जो दूध सड़ता है उसे फिर हम दही मानकर खाते हैं, ठीक है। तो वह कच्चे दूध का सड़ा हुआ रूप है। तो किण्वन का आविष्कार किया है लुई पास्चर ने। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। किण्वन का लुई पास्चर, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक के टीके का एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। चेचक का टीका किसने खोजा है? एडवर्ड जेनर। और बेसिलस एंथ्रेसिस का रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। किण्वन का लुई पास्चर, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, बेसिलस एंथ्रेसिस का रॉबर्ट कोच ने। तो क्या होगा हमारा आंसर? A3B4 C2D1, ठीक है। A3B4 C2D1, A3B4 C2D1, तो हमारा आंसर है ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासा के किस दूरबीन मिशन से 2021 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को बदलने की उम्मीद है? ठीक है, निम्न में से नासा के किस दूरबीन मिशन से 2021 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को बदलने की उम्मीद है? जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को बदल देगा, ये बदल देगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा जाएगा 2021 में, नासा का मिशन है। तो पहले से उपस्थित जो काम कर रहा है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को परिवर्तन मतलब बदल देगा। और इसमें एक और है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप, इसको पहले से ही भेजा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद भेजा गया स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, अब नंबर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है ब्लूटूथ, ठीक है। ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं हम लोग। ब्लूटूथ जिसको सुनने के लिए ईयरफोन के रूप में या फिर फाइल ट्रांसफ़र के लिए ब्लूटूथ का यूज़ किया जाता है। तो ब्लूटूथ और वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, बेतार लगाव बोलते हैं। वायरलेस फिडेलिटी के बीच क्या अंतर है? ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच क्या अंतर है? ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवर्ती पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ आवर्ती पट प्रयुक्त कर सकता है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है। क्या है? ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवर्ती पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ आवर्ती पट यूज़ कर सकता है, तेज करता है ब्लूटूथ से वाईफाई, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है परम ईशान संबंधित है, ठीक है। परम ईशान संबंधित है किससे? सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी से, ठीक है। परम ईशान क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, तो सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी से रिलेटेड है परम ईशान। अगला प्रश्न है सिंथेटिक नैनो रोबोट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। यूपीएससी दृष्टि आईएएस एमपीपीएससी के ऐसे प्रश्न बनाता है कि यूपीएससी का बना रहा हो, यूपीएससी का पढ़ाता है, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी करवाता है और अनादर जो उसके आसपास राजस्थान है और यूपी की एग्ज़ाम्स भी इसी तरह यूपीएससी के समान है, उसके क्वेश्चन पेपर आते हैं। लेकिन एमपीपीएससी का थोड़ा इजी आता है, पर ये लोग क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर भी आईएमपी प्रश्न आ ही जाता है इनके टेस्ट पेपर से। पिछले समय 2019 में शायद 17-18 क्वेश्चन आ गए थे इस तरह के 5 टेस्ट में से, ठीक है। तो आईएमपी है, 5 ही टेस्ट है। अगर आप देख रहे हो तो बाकी सभी 5 टेस्ट देख ले। आज रविवार है, अगले संडे को पेपर है, तो हमारे पास 6 दिन है, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्या कहना है? सिंथेटिक नैनो रोबोट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह रोबोट पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से संचालित किया जाता है, ठीक। नैनो रोबोट पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से संचालित किया जाता है, राइट। यह रोबोट ट्यूमर के उपचार में काफ़ी प्रभावी सिद्ध हो सकता है, ठीक है। ट्यूमर मतलब कोई गांठ या फिर फोड़ा, ट्यूमर के उपचार में काफ़ी प्रभावी सिद्ध हो सकता है, राइट। यह रोबोट आकार में रक्त कोशिका के बराबर है, ठीक है। तो इसके साइज़ के बारे में कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यानी
फैक्ट नहीं है, तो हमारा क्या है सही आंसर डी है। ठीक है, डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर अधिनियम द्वारा खो दिया? ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय का कैसा मिला था? व्यापारिक एकाधिकार यानी ट्रेड मोनोपोली थी। और तो किस चार्टर अधिनियम के द्वारा यह छीन लिया गया उनसे? चार्टर 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है, 1833 के चार्टर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उनके चाय पर एक व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया। और 1813 में ही उनसे व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया था, लेकिन चाय और चीनी के व्यापार को रहने दिया गया था 20 साल के लिए। तो बाद में 20 साल बाद मतलब 1833 में यह अधिकार भी छीन लिया गया, चाय के व्यापारिक एकाधिकार को। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया और इसमें कुछ शब्द जोड़े। तो इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम चुनिए। ठीक है, तो ये कौन सा, जैसे 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ। ठीक है, भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसे प्रीएम्बल कहते हैं इंग्लिश में, हम भारत के लोग इस तरह से। तो उसमें संशोधन किया और कुछ वर्ड्स जोड़े गए। तो उन वर्ड्स को जोड़ने का क्रम कौन सा एग्जैक्ट क्रम है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए, उनका एग्जैक्ट क्रम है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, एग्जैक्ट उनका क्रम भी हमें पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये वर्ड्स तो पता हो कि और उनका क्रम नहीं पता हो। तो समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर और अखंडता, इंटीग्रिटी। ठीक है, जोड़े गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, अभी जो सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वगैरह जो लाने की बात चलती है, तो वो नागरिकता संबंधी प्रावधान है भारत के संविधान में। तो कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद में उसका प्रावधान है? उसका प्रावधान है बी। ठीक है, ये है हमारा बी इसका सही आंसर। भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में है नागरिकता यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रावधान। ठीक है, भाग 2 में। और भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो भाग 2 में हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रावधान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ठीक है, हम आदेश देते हैं। तो कौन सी रीट का शाब्दिक अर्थ है? तो ये परम आदेश ही होगा। ठीक है, आदेश यहाँ इंक्लूडेड है, मांडामस कहते हैं इसे परम आदेश। तो परम आदेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही है? ठीक है, बड़ा लंबा प्रश्न है और इनमें से कौन सा एक सही है, सही ढूंढना है हमें। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा होता है क्या? नहीं, राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों में नियुक्त किया जा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल बनाया गया था आनंदीबेन पटेल को, गुजरात की थी राज्यपाल, तो दोनों का कार्यभार उन्हें दिया गया था। तो ए है ऑप्शन हमारा, तो गलत हो जाएगा। फिर अगला क्या है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। रॉन्ग। ठीक है, राज्यों के उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के जजेस राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी राष्ट्रपति अपॉइंट करता है और राज्यों के जजेस भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। ठीक है, तो अपना इस्तीफा भी यह राष्ट्रपति को ही देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी और हाई कोर्ट के जजेस भी। ठीक है, तो यह भी गलत है, ए भी हमारा गलत था। सी क्या है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। ठीक है,
तो भारत के संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है प्रक्रिया? महाभियोग, ठीक है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, महाभियोग नहीं लगाया जाता, महाभियोग ओनली टू प्रेसिडेंट के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन उसी के समान जो प्रोसेस यूज़ की जाती है वह राज्यपाल को हटाने के लिए लगाई जाती है। तो है प्रावधान, ऐसा नहीं कि है नहीं। तो हमारा सी है, ऑप्शन सी, जो कि सही है। फिर सॉरी, इसमें क्या बता रहा है? है प्रावधान है, तो इसमें क्या है, इन्होंने गलत दिया है कि नहीं है कह रहा। तो हमारा जो ऑप्शन है सी। इस प्रश्न में क्या रहा है, क्या पूछा क्या गया है? निम्न में से कौन सा एक सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सही है? तो हमने पहला कथन देखा कि राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो यह कथन तो गलत है। हमें सही ऑप्शन ढूंढना है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे राज्यपाल नियुक्त करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट वाले को राष्ट्रपति करता है, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल करता है, यह भी गलत है। और डी ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उप राज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में जो सीएम होते हैं उनकी नियुक्ति, क्योंकि वहाँ चुनाव भी होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी का मान लो, वहाँ उप गवर्नर और उप राज्यपाल होता है। तो बहुमत अगर है सीएम के पास या फिर किसी पार्टी के पास, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति उप राज्यपाल करता है। तो यह भी राइट है। तो हमारा सी है गलत, ठीक है। सी है गलत। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, ठीक है। ऐसा ही हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन इनके लिए हटाने के लिए कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एग्जैक्ट इसका कन्फ्यूज़न हो गया था। तो सी होगा हमारा, क्योंकि बाकी जो कथन है वो हमारे गलत हो रहे हैं। तो सी आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, ठीक है। सेंट्रल यानी यूनियन और स्टेट के बीच होने वाले विवाद का निर्णय करने की भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, कौन सी अधिकारिता के अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ठीक है। मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अगर केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति इसमें कैसी है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न क्या है, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक में अंतर के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल के बीच अंतर के बीच में क्या सही नहीं है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है मतलब कौन सा गलत है? सरकारी विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और निजी विधेयक ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है, ठीक है। जो गवर्नमेंट बिल है वह एक मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा, लेकिन जो कोई निजी सदस्य है यानी कोई सांसद है, चाहे वो विपक्ष से हो या फिर पक्षी सरकार की पार्टी से, अगर वह सदस्य है, केवल सदस्य, तो उसका कैसा बिल माना जाएगा? प्राइवेट बिल, ठीक है, निजी विधेयक। तो ऐसा बिल निजी विधेयक कहलाता है और जो सरकारी है वह किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। तो यह ऑप्शन हमारा है सही है। फिर अगला क्या है, सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिन का नोटिस, जबकि निजी विधेयक के लिए 15 दिन का नोटिस आवश्यक होता है, ठीक है। तो ऐसी डेडलाइन, ऐसा अल्टीमेटम कुछ नहीं होता है। तो बी सही नहीं है, ठीक है। डी हमारा सही नहीं है, रॉन्ग है। और बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सरकारी विधेयक के पारित होने की संभावना अधिक होती है, जबकि निजी विधेयक की संभावना कम होती है, ठीक है। गवर्नमेंट बिल यानी जो मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा, तो क्योंकि सरकार का बहुमत होता है तो पारित हो ही जाएगा। लेकिन जो निजी विधेयक होगा वह कौन लाते हैं? अधिकतर विपक्षी दल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एक बार शशि थरूर लाए थे, तो उनके पारित होने की संभावना बहुत कम होती है। तो यह भी सही है, ये तो हमारा सही है। फिर डी क्या है, सरकारी विधेयक सदन में अस्वीकृत होने पर सरकार पर अविश्वास पैदा होता है और उसे इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। निजी विधेयक के मामले में ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
अगर सरकारी विधेयक कोई मंत्री लाता है सदन में, अगर वह अस्वीकृत हो जाता है, उसी पार्टी के मेंबर्स या बहुमत से उसको खारिज कर दिया जाता है, तो सरकार के ऊपर क्या है, अविश्वास, डिसट्रस्ट पैदा हो जाता है, उसे इस्तीफा देना पड़ सकता है, ठीक है। और लेकिन निजी विधेयक के संबंध में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमारे ए, सी और डी तो राइट है, लेकिन जो रॉन्ग है वह है सरकारी विधेयक और निजी विधेयक को पेश करने के लिए कोई टाइम यानी समय सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा क्या है, ठीक है। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा है, यह पंचायत राज की मूल संस्था है, पंचायती राज की मूल संस्था है, जिसमें गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, ठीक है। ग्राम सभा, यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, यदि आप गांव से है, तो आप ग्राम सभा के सदस्य हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा में वो सभी लोग आ जाते हैं जो किसी गांव के निवासी है और उनके पास मतदाता सूची में उनका नाम अंकित है, रजिस्टर्ड है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ है। 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित, 11वीं स्थानीय निकायों में पंचायती राज से, और 12वीं सूची है नगरीय निकाय से, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, ठीक है। 368 आर्टिकल नंबर का संबंध है किससे? संविधान के संशोधन से, ठीक है। संविधान के संशोधन से रिलेटेड है आर्टिकल 368। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होता है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सम्मिलन होता है, ठीक है। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ आर इन्वॉल्व इन मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है। अगला प्रश्न है, किसी एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का, चाहे वह घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं। एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या फिर बाहर हो। तो क्या कहते हैं, जीडीपी टाइप का लग रहा है ये प्रश्न, लेकिन इसका क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है। ग्रोस नेशनल इनकम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ष में देश के सामान्य निवासियों की, ठीक है, सामान्य निवासियों की और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित आय को कहा गया है और उसके मूल्य को कहा गया है। जीडीपी का अर्थ होता है, जीडीपी में सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, यानी उसके संस्थानों से जो भी उनके वस्तु और सेवाओं की कीमत को कहते हैं जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें कंपनियों के भी जो वस्तुओं और सेवाओं की आय जोड़ी जाएगी, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से ही और उनकी संपत्ति से संबंधित जो भी आय प्राप्त होगी वह क्या कहलाएगी? सकल राष्ट्रीय आय। तो GNI है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में जो लैंड रिफॉर्म हुए हैं, भूमि सुधार, उनमें से कौन सा फैक्ट सही है? तो इनमें से हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित था, न कि व्यक्तिगत जोत पर, ठीक है। हदबंदी सभी पर केंद्रित था, तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर अगला क्या है, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना था, ठीक है। तो बी है सही आंसर हमारा। लैंड रिफॉर्म्स का प्रमुख पर्पस था, उद्देश्य था, यानी भूमि सुधार का उद्देश्य क्या था? भूमिहीनों को, लैंडलेस जो फार्मर थे उनको कृषि भूमि, एग्रीकल्चर लैंड प्रदान करना था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन रॉन्ग है, ठीक है। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका क्या इसमें क्या है इसके कथन? इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2008 में प्रारंभ किया गया था क्या?
तो 2008 में प्रारंभ किया गया था मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना को, राइट है। फिर अगला क्या फैक्ट है, इसके अंतर्गत समस्त कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगण में कृषकों को 5 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराने का उद्देश्य था, कराया जाता है ऐसा, तो यह फैक्ट गलत है, ठीक है। मंडी प्रांगण में वहाँ पर 5 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में। अगला क्या फैक्ट है, तो हमारा बी है रॉन्ग, तो बाकी इसके राइट फैक्ट क्या है, इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में कृषि कार्य करते हुए कृषक की मृत्यु होने पर सहायता राशि के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। क्या प्रावधान है, कृषि कार्य यानी खेती करते हुए कृषक की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से बी है रॉन्ग हमारा। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। फिलिप वक्र होता है, ठीक है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से, तो उसमें से कौन सा सही नहीं है। अमेरिका के अर्थशास्त्री FAW फिलिप्स द्वारा फिलिप्स वक्र की संकल्पना प्रतिपादित की गई थी, क्या राइट है, तो यह तो राइट नहीं है, ठीक है। और बाकी क्या है, फिलिप वक्र का ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ठीक है। फिलिप जो कर्व होता है, फिलिप्स वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ठीक है, इस तरह से। अगला क्या फैक्ट है, फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ठीक है, राइट है। और क्या होगा कि मुद्रास्फीति अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी, और अगर मुद्रास्फीति कम होगी तो बेरोजगारी भी ज़्यादा बढ़ेगी, इस तरह से व्युत्क्रमानुपाती यानी रिवर्स रिलेशन होता है इनके बीच में। अगला प्रश्न है, इसका फैक्ट है, फिलिप वक्र दीर्घकाल में लंबवत हो जाता है, ठीक है। लंबे समय तक क्या हो जाता है, फिलिप वक्र ऐसे चलता है लेकिन बाद में से लंबवत हो जाता है, तो है हमारा आंसर ए इसका सही नहीं है, बाकी जो फैक्ट है वो राइट है। अगला प्रश्न है, गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण हथियार है यानी वेपन है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के विचार का किसने प्रस्तुत किया था, मोहम्मद यूनुस ने, ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेशी है, बांग्लादेश निवासी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। निम्न में से किसमें प्री हिस्टोरिक केव रॉक पेंटिंग मिले हैं, मतलब प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं भीमबेटका से। अगला प्रश्न है, कालिदास की निम्न रचनाओं में से कौन से नाटक है, ठीक है। इनमें से रचनाएं तो सभी है कालिदास की इसमें, लेकिन कौन से ड्रामा से रिलेटेड है, नाटक से संबंधित कौन सा है, ऋतु संहारम, ठीक है। ऋतु संहार तो हमारा क्या है, इसका महाकाव्य है, और कुमार संभव भी क्या है, महाकाव्य है, तो इसका राइट आंसर क्या है, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। शकुंतला और दुष्यंत के बीच जो प्रणय गाथा है, और मालविका अग्निमित्र मतलब मालविका और अग्निमित्र के बीच प्रेम प्रसंग का जो नाट्य प्रदर्शन किया है उस तरह का ग्रंथ है यह, तो 2 और 3 है हमारा राइट, नाटक है, ठीक है। बाकी ग्रंथ तो सभी कालिदास के ही है, लेकिन 2 जो मालविका अग्निमित्रम एंड अभिज्ञान शकुंतलम दोनों क्या है, नाटक है, और दूसरे है महाकाव्य ऋतु संहारम और कुमार संभव। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इनमें से हड़प्पा स्थल दिए हुए हैं और उसके उत्खनन करता, ठीक है, उसको खोजने वाले कौन है, और हड़प्पा के स्थल दिए हुए हैं लोथल, ठीक है। लोथल की खोज किसने की थी, लोथल की खोज की है SR राव ने ही, ठीक है, SR राव ने लोथल की खोज की है A1। कालीबंगन की खोज है बीबी लाल ने, ठीक है, बीबी लाल ने की है कालीबंगन की खोज। और
धौलावीरा की खोज किन्होंने की है? धौलावीरा की R.S. बिष्ट ने, ठीक है, R.S. बिष्ट ने की है। और हड़प्पा की जो बचा है माधव स्वरूप वत्स ने, ठीक है, माधव स्वरूप वत्स ने। तो लोथल की खोज, ठीक है, लोथल जो कि गुजरात में अवस्थित एक हड़प्पा सभ्यता स्थल है, उसकी खोज की है S.R. राव। देन कालीबंगा अवस्थित है राजस्थान में, तो उनकी खोज की है, उस स्थल की खोज की है बीबी लाल। धौलावीरा पुनः गुजरात में है। धौलावीरा की खोज किसने की है? R.S. बिष्ट ने, ठीक है। फिर हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में भी है वर्तमान में, तो उसकी खोज की है माधव स्वरूप वत्स ने। अगला प्रश्न है, अशोक से पूर्व निम्न में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? ठीक है, अशोक पहले जब कलिंग युद्ध से पहले एक रक्तपात की नीति पर यानी युद्ध में संलग्न रहता था, इन्वॉल्व रहता था, लेकिन बाद में उन्होंने शांति की नीति अपनाई, बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। तो उससे पहले ऐसा कौन सा राजा था जिसने शांति की नीति अपनाई थी? अखनातून, ठीक है, अखनातून के बारे में कहा जाता है उन्होंने भी शांति की नीति अपनाई। अगला प्रश्न है, निम्न किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? ठीक है, प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है रुद्रदामन फर्स्ट ने, ठीक है। तो रुद्रदामन प्रथम ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्ण उद्धार करवाया था। अगला प्रश्न है, राजा कृष्णदेवराय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कृष्णदेवराय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है इसके कथन? वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे, ठीक है, राजा भी थे और विद्वान भी थे, तो तेलुगु और संस्कृत के विद्वान थे, बड़े विद्वान थे, राइट है। विदेशी यात्री पायस और नुनिज उनके दरबार में आए थे, ठीक है, विदेशी यात्री फॉरेन ट्रेवलर पायस और नुनिज उनके दरबार में आए थे, राइट है। उसके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उसकी प्रशंसा की है, ठीक है, उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय, ठीक है, ग्रेट जस्टिस और निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की है। तो ABCD राइट है इसका। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्त माल्यद की रचना की, ठीक है, संस्कृत में की है, ऐसा बोल रहा है, संस्कृत में नहीं की थी, तेलुगु में की थी, ठीक है। तो उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति, उन्होंने ग्रंथ लिखा उसका अमुक्त माल्यद, ठीक है, अमुक्त माल्यद, तो वह किस में लिखा था? तेलुगु में, संस्कृत में नहीं लिखा था, तो डी है इसका कथन, गलत कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार जमाना है हमें, ठीक है। इलाहाबाद की संधि का 1765 में, अमृतसर की संधि, फिर कौन सी मंगलौर की संधि है? सालबाई की संधि, सालबाई की संधि 1782 में। तो इसमें कौन सा क्रम पहले आएगा? ठीक है, तो सबसे पहला है इलाहाबाद की संधि हुई थी पहले, उसके बाद सालबाई की संधि, देन मंगलौर की संधि, फिर अमृतसर की संधि, ठीक है, इस तरह इसका सही क्रम है। पहला क्या है? इलाहाबाद की संधि, सालबाई की संधि, इलाहाबाद, सालबाई, देन मंगलौर की संधि, फिर अमृतसर की संधि। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन दिए लंबे चौड़े, उनमें से कौन सा अधिवेशन सही सुमेलित है? ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन 1905 का कहाँ हुआ था? बनारस अधिवेशन है। तो इसमें क्या किया गया था? बंगाल विभाजन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया, ठीक है, बंगाल को उसका पार्टीशन हुआ था बंगाल का 1905 में। उसे कर्जन, लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे, उन्होंने दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में डिवाइड कर दिया था। तो 1905 में जो बनारस का अधिवेशन हुआ है, वहाँ पर क्या किया गया? कांग्रेस के अधिवेशन में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया था। तो हमारा जो ए है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी संकट के समय किस राष्ट्रीय नेता ने एक प्रस्ताव के माध्यम से पुरानी वर्किंग कमेटी तथा गांधीवादी नीतियों में आस्था व्यक्त की और सुभाष चंद्र बोस से कहा कि वे गांधी जी की इच्छानुसार अपनी नई कार्यकारिणी का चयन करें? ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था गोविंद वल्लभ पंत ने, ठीक है। एक बार और पढ़ देता हूँ, लंबा है प्रश्न।
त्रिपुरी संकट के समय किस राष्ट्रीय नेता ने एक प्रस्ताव के माध्यम से पुरानी वर्किंग कमेटी तथा गांधीवादी नीतियों में आस्था व्यक्त की और सुभाष चंद्र बोस से कहा कि वे गांधी जी की इच्छानुसार अपनी नई कार्यकारिणी का चयन करें? तो ऐसा कहा था गोविंद वल्लभ पंत ने। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा द्वीप के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, एलिफेंटा द्वीप के बारे में कौन सा फैक्ट सही है? इनका सही है, यह एक पाशुपत संप्रदाय से संबद्ध है। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय या पंथ से रिलेटेड है एलिफेंटा द्वीप। अगला प्रश्न है, भारतीय मूर्तिकला शैलियों से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, भारत में मूर्तिकला शैलियाँ थी, ठीक है, तो उनमें कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, मूर्तिकला शैलियाँ मूर्तियों के निर्माण से संबंधित शैली थी और मंदिरों के निर्माण से भी दो है। ठीक है, मूर्तिकला में गांधार और मथुरा शैली है और मंदिरों में 3 शैलियाँ है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। तो यहाँ पर पूछा गया है मूर्तिकला शैली, तो गांधार और मथुरा कला शैली से संबंधित है, तो कौन सा सही नहीं है? पहला कथन क्या है, गांधार कला की प्रारंभिक बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध का मुख ग्रीक देवता अपोलो के समान है तथा मूर्तियों का परिवेश रोमन टोगा जैसा है। ठीक है, बुद्ध की जो गांधार कला की शैली है, ठीक है, मैप के थ्रू समझ लेते हैं, इंडिया है इस तरह से मान लीजिए, जो कि गांधार शैली है, कहाँ वर्तमान अफगानिस्तान में है, और एक है मथुरा शैली, तो यहाँ मान लेते हैं। तो जो गांधार शैली है वह कैसी है? प्रारंभिक बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध की मूर्तियों से रिलेटेड है गांधार शैली, तो ग्रीक देवता अपोलो के समान है। ठीक है, अपोलो के समान है बुद्ध की मूर्तियाँ, जो कि गांधार शैली से संबंधित है, और मूर्तियों का परिवेश कैसा है? रोमन टोगा। तो जो सिल्क रूट जो जाता था चाइना से, तो यहाँ से होकर गुजरता था, तो उस गमन से इनका प्रभाव रोम तक था। ठीक है, तो जो गांधार क्षेत्र है वहाँ पर जो यहाँ से ग्रीक थोड़ा पास में दिखाई देगा, ठीक है, ग्रीक, तो यहाँ प्रभाव था ग्रीक कलाओं का, तो वहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ भी ग्रीक देवता अपोलो के समान ही बनाई गई। ठीक है, बुद्ध को स्मार्ट दिखाया गया, थोड़ा घुंघराले बाल दिखाए गए अपोलो देवता के समान। फिर क्या अगला क्या है? अगला है गांधार कला शैली की उत्पत्ति एशिया माइनर क्षेत्र की हेलेनिस्टिक कला से हुई है। ठीक है, जो गांधार शैली है, गांधार शैली की उत्पत्ति एशिया माइनर क्षेत्र की हेलेनिस्टिक कला से हुई है, राइट है यह कथन भी। जो गांधार मूर्ति कला की शैली है वह एशिया माइनर, जो कि वर्तमान उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान तरफ आता है, वहाँ के हेलेनिस्टिक कला से हुई है, राइट है यह कथन भी। फिर क्या है? मथुरा कला विशुद्ध रूप से भारतीय कला है। ठीक है, मथुरा कला है जो विशुद्ध रूप से भारतीय कला है, और इस शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी और भावुकता है, इस इमोशनलिटी है, यहाँ पर सेंसिबिलिटी है मथुरा कला शैली में, तो यह भी है, सी भी राइट हो जाएगा। फिर है मथुरा कला शैली यथार्थवादी है, जबकि गांधार कला शैली आदर्शवादी है। ठीक है, तो यह रिवर्स है। ठीक है, क्योंकि जो मथुरा कला शैली है वह यथार्थवादी नहीं है बल्कि आदर्शवादी है, यानी आइडियलिस्टिक है, और जो गांधार कला शैली है वह यथार्थवादी है, यानी रियलिस्टिक है। तो रियलिस्टिक होने के कारण ही यह कैसा बुद्ध को बिना वस्त्रों के दिखाया गया है, उसके शरीर को हष्ट पुष्ट दिखाया गया, उनके बालों को घुंघराले दिखाया गया है। तो यथार्थवादी मूर्तियाँ है गांधार शैली की, और यथार्थ जो आदर्शवादी है वह मथुरा शैली की। तो डी है जो कि सही नहीं है, और बाकी जो भी 3 कथन है वह सही है। अगला प्रश्न क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल यानी मैन सिंगल का कौन विजेता रहा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, टेनिस का जो विनर कौन रहा पुरुष सिंगल में, यानी मेल सिंगल में? नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच रहे हैं। अगला प्रश्न है 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन निम्न में से कब और कहाँ होगा? ठीक है, 23वें नंबर का 23rd नंबर का जो फीफा फुटबॉल का विश्व कप होगा, कब होगा और कौन से देश में होगा? 2026 में होगा। 2026 में
23वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा और कहाँ पर होगा? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में, ठीक है। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप, 23 नंबर का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ हुई सितंबर 2020 में, ठीक है। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषा फॉर्मूला निम्न में से किस प्रकार के संस्थानों पर लागू होगा? ठीक है, नई शिक्षा नीति लाई गई है, उसमें त्रिभाषा फॉर्मूला, 3 भाषा फॉर्मूला लाए गए हैं, तो उसमें कौन कौन से संस्थानों पर लागू होगा, अप्लाई होगा? केवल निजी शिक्षण संस्थानों या फिर केवल सरकारी शिक्षण संस्थानों पर या फिर निजी और सरकारी दोनों प्रकार के शिक्षण संस्थानों पर? तो इसका राइट आंसर है सी, दोनों निजी और सरकारी दोनों प्रकार के शिक्षण संस्थानों पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी NHRDF द्वारा विकसित की गई NHO 920 क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित की गई NHO यानी 920 क्या है? प्याज की एक किस्म है, ठीक है, ऑनियन की एक किस्म है NHO 920, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री कौन है? ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है हरदीप सिंह डंग, ठीक है, हरदीप सिंह डंग है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा बना है? 52 नंबर का जिला बना है निवाड़ी, ठीक है, निवाड़ी जिला बना है, टीकमगढ़ से पृथक हुआ है। अगला प्रश्न है, इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम है, इंदौर में जो हवाई अड्डा है एयरपोर्ट, उसका नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदौर में। अगला प्रश्न है, गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? ग्वालियर में, ठीक है, MP के ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ठीक है, मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू में किया जाता है मांडू महोत्सव। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला कबीर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला कबीर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है भारतीय कविता से, ठीक है, भारतीय कविता से संबंधित है कबीर सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारत की स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DSP नियुक्त करने का फैसला किया है, ठीक है। फरवरी 2021 में भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DSP नियुक्त करने का फैसला किया है? तो किन को DSP बनाया गया है? हिमा दास को, ठीक है, हिमा दास को DSP बनाया गया है। अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर रोग का कौन सा लक्षण नहीं है? ठीक है, क्वाशियोरकर का लक्षण नहीं है इनमें से, इसमें चेहरे पर आंखें उभरी हुई लगती है, हो जाता है, ठीक है, पैर लंबे पतले मुड़ जाते हैं, है लक्षण, शरीर की त्वचा ढीली होकर लटकने लगती है, नहीं, ठीक है, रॉन्ग है B, C, पेट बाहर की ओर निकल जाता है, तो हमारा C है वह इसका लक्षण नहीं है, ठीक है। बाकी जो पेट बाहर आ जाता है, पैर पतले लंबे मुड़ जाते हैं और चेहरे पर आंखें उभरी हुई लगने लगती है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, जून 2021 में 47वें नंबर के G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन में 47वें
G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के 6ठे नंबर के भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, ईशांत शर्मा कितने टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के 6ठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। 300 विकेट लेने वाले, ठीक है, 6ठे नंबर के भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज है जो कि 300 विकेट पूर्ण कर चुके हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस देश की धाविका बीट्रिस चेपकोएच ने, ठीक है, हाल ही में किस देश की धाविका बीट्रिस चेपकोएच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, कौन सा कितना है, 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ की धाविका है, बीट्रिस चेपकोएच, केनिया से। ठीक है, केनिया से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, IPv6, ठीक है, IPv6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कितने बिट का एड्रेस है, कितने बिट का एड्रेस है, 128 का। ठीक है, 128 का IPv6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा दृष्टि IAS का MPPSC प्रीलिम्स 2020 की, जो कि अभी 25 जुलाई को होने वाली है। एक वीक बचा हुआ है, उसमें सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं। तो यह था हमारा तीसरा मॉडल टेस्ट, तीसरा एबिलिटी। 2 टेस्ट और बचे तो कल पूरे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।